हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं धीरेन्द्र वर्मा आपका स्वागत करता हूं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आज हम आगे पढ़ेंगे। उस दिन हमने पढ़ा था 1012 में महमूद गजनवी जब त्रिलोचन पाल को पराजित करता है, उसके आगे से हमें आज पढ़ना है। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं समय को ध्यान में रखते हुए। आप लोग आइए और देखिए और पढ़िए। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में महमूद गजनवी के बारे में जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए क्रम में 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने एक तलवारी का युद्ध लड़ा था। 1010 ईस्वी में महमूद गजनवी ने तलवारी का एक युद्ध लड़ा था और इस युद्ध में बहुत भारी मात्रा में हिंदुओं को इसने परास्त किया था। तलवारी का एक युद्ध लड़ा और इस युद्ध में हिंदुओं को भारी मात्रा में परास्त किया था। और आगे इसी श्रृंखला में महमूद गजनवी के युद्धों की श्रृंखला में 1018 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पहली बार गंगा घाटी में प्रवेश किया था। गंगा घाटी का वो क्षेत्र, जो क्षेत्र गंगा घाटी के पास रहते थे, वो गंगा घाटी का क्षेत्र माना गया और गंगा घाटी में पहली बार महमूद गजनवी 1018 ईस्वी में प्रवेश करता है और वहाँ के जो क्षेत्र होते हैं, बरन का मतलब बुलंद शहर, और मथुरा, कन्नौज, वृंदावन पर हमला करता है और जीतता है। इतने युद्ध करता है, बरन, मथुरा, कन्नौज, वृंदावन पर हमला करता है और युद्ध जीतता है। क्लियर? मथुरा का जो शासक होता है वो कोक्कल द्वितीय होता है। कलचुरी शासक होता है या कोक्कल द्वितीय, एक कलचुरी शासक होता है, कलचुरी वंश का होता है मथुरा में। कोक्कल द्वितीय इसको पराजित कर देता है। बरन यानी कि बुलंद शहर में कुलचंद शासक होता है। कौन सा शासक होता है? कुलचंद, जिसको महमूद गजनवी पराजित करता है आके। क्लियर? कन्नौज पर उस समय प्रतिहार वंश का शासन था। कन्नौज पर उस समय किसका शासन था? प्रतिहार वंश का शासन था और उसका शासक था राज्यपाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट जूनियर एडेट में आया हुआ क्वेश्चंस, राज्यपाल। अभी इसके बारे में सुनते हैं। कन्नौज पर उस समय प्रतिहार वंश का शासन था और उस समय जो प्रतिहार शासक था वो कौन था? राज्यपाल था। जब राजधानी कन्नौज पर महमूद गजनवी आक्रमण करता है तो बिना युद्ध करे, डर के मारे राज्यपाल वहां से भाग जाता है। अपना मतलब कन्नौज छोड़ करके, अपनी राजधानी छोड़ करके राज्यपाल भाग जाता है महमूद गजनवी के मारे, डर के, बिना युद्ध करे। तो ये क्वेश्चन आया था कि कन्नौज पे आक्रमण करने, जब महमूद गजनवी ने कन्नौज पे आक्रमण किया तो वहां का कौन सा शासक था जो कन्नौज छोड़ के भाग गया था? तो वो शासक था राज्यपाल। बाद में राज्यपाल की हत्या कर दी जाती है। इसी के मतलब राज्य के लोग मिलकर के इसकी हत्या करते हैं, कहते हैं ये बहुत कायर शासक था, इसने हमारे नाम, वंश का नाम बदनाम कर दिया है। राजधानी कन्नौज छोड़कर भाग जाता है। ठीक, क्लियर। 1019 ईस्वी में, कब? 1019 ईस्वी में गजनवी ने कलिंजर के दुर्ग पर आक्रमण किया। अपने युद्धों की श्रृंखला में महमूद गजनवी 1019 ईस्वी में कलिंजर के दुर्ग पे आक्रमण करता है और उस समय जो कलिंजर का शासक था वो विद्याधर था। उस समय कलिंजर का शासक कौन था? विद्याधर था। विद्याधर एकमात्र चंदेल शासक था जो महमूद गजनवी से कभी पराजित नहीं हुआ था। विद्याधर एकमात्र चंदेल शासक ऐसा था जो महमूद गजनवी से कभी पराजित नहीं हुआ था। बहुत शक्तिशाली शासक था। मुस्लिम लेखकों ने सबसे शक्तिशाली शासक विद्याधर को बताया है। अंत में यही युद्ध होता है कलिंजर के दुर्ग के लिए, और क्या होता है अंत समय में? महमूद गजनवी और विद्याधर की संधि हो जाती है और युद्ध को खत्म कर दिया जाता है। लेकिन विद्याधर हारता नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी की युद्धों की श्रृंखला में कौन सा चंदेल वंश का शासक था जो कभी उससे युद्ध नहीं हारा? वो चंदेल वंश का शासक जो था वो विद्याधर था। और विद्याधर एकमात्र शासक था जिसको मुस्लिम लेखकों ने सबसे शक्तिशाली शासक की संज्ञा दी है। क्लियर हो गई इतनी बात? आगे हम लोग इसी क्रम की श्रृंखला में महमूद गजनवी ने 1025-1026 में, आप सभी लोगों को पता है कि सोमनाथ मंदिर का आक्रमण बहुत फेमस आक्रमण, इतना ज्यादा आक्रमण, इतना ज्यादा वहां से महमूद गजनवी सोना लेके गया है। सुनने में, कहने में तो ये भी आता है
कि महमूद गजनवी ने उस मंदिर के जो दरवाजे थे उनको भी लूट ले गया था, उठा ले गया था, सोने के थे, इतना ज्यादा वहां पे सोना था सोमनाथ मंदिर पे। तो 1025-26 में गुजरात पर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया महमूद गजनवी ने। तत्कालीन शासक भीम प्रथम था। जब सोमनाथ मंदिर पे महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय वहां का जो शासक था वो भीम प्रथम था, चालुक्य वंश का शासक था भीम प्रथम। जब 1025-26 में युद्ध होता है, यहां से सब कुछ लूट करके महमूद गजनवी चला जाता है, फिर पुनः सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराते हैं भीम प्रथम, पुनः सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराते हैं। और इसी क्रम की श्रृंखला में महमूद गजनवी का जो अंतिम अभियान होता है वो 1027 ईस्वी में होता है। सिंध प्रदेश में एक बार फिर से महमूद गजनवी आता है जाटों से बदला लेने के लिए, जाटों को हराने के लिए 1027 ईस्वी में एक बार महमूद गजनवी फिर से युद्ध करता है और अभियान जीतता है। फिर 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो जाती है। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। जैसा कि हम लोगों ने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा, इतिहासकार हेनरी इलियट ने कहा कि महमूद गजनवी ने भारत पे 17 बार आक्रमण किया। अन्य इतिहासकारों ने एक बात और ये भी कही कि कम से कम भाई 12 बार तो आक्रमण किया ही। ये हम लोगों ने पिछले वीडियोस में देखा। और आगे ये महमूद गजनवी के इंपॉर्टेंट जो अभियान थे उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा करी। कब कौन सा इंपॉर्टेंट आक्रमण था, कौन सा शासक था जो कभी परास्त नहीं हुआ, इस तरह की बातों को हमने यहाँ पे देखा और चर्चा किया। फिर महमूद गजनवी का जो दरबार था उसके दरबार में कुछ ना कुछ विद्वान रहते थे और उन विद्वानों की श्रृंखला में हम आगे देखते हैं कि कौन कौन से विद्वान थे जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, जो लगता है कि ये क्वेश्चंस आते हैं और पूछे जाते हैं, तो हम लोग देख लेते हैं। महमूद गजनवी के दरबार में जो विद्वान थे उसमें अबुल फजल बैहाकी एक विद्वान थे। उनका क्या नाम था? अबुल फजल बैहाकी। अबुल फजल बैहाकी एक विद्वान थे। इनकी पुस्तक है तारीख ए सुबुक्तगिन। इनकी पुस्तक है तारीख ए सुबुक्तगिन, यानी कि इस पुस्तक में गजनवी जो होते हैं उनके इतिहास का वर्णन मिलता है कि गजनवी कौन थे, कहाँ थे, कैसे थे, क्या था। तो इस पुस्तक में तारीख ए सुबुक्तगिन में पूरे गजनी साम्राज्य का या पूरे गजनवियों का उल्लेख मिलता है और इसी के लेखक अबुल फजल बैहाकी है। इसके बाद इनके दरबार में एक फिरदौसी रहते थे, फिरदौसी कवि थे। शाहनामा इनकी प्रसिद्ध रचना है। हम आप सभी लोग जानते हैं, बहुत एग्जाम में पूछी जाने वाली पुस्तक है। शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी। इनके बारे में एक फैक्ट और तथ्य है, भी आपके सामने उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन शाहनामा जो है वो 1000 छंदों में लिखी हुई पुस्तक है। महमूद गजनवी के आदेश पे फिरदौसी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। घटना ये थी कि महमूद गजनवी ने सोचा कि हमारा इतिहास तो कोई ना लिख रहा है। तो हुआ ये, महमूद गजनवी ने आदेश दिया फिरदौसी से कि आप हमारा कुछ लिखिए, हमारे इतिहास के बारे में, हमारी कुछ प्रशंसा के बारे में कुछ लिखिए, हम आपको 60,000 सोने के मिस्कल देंगे। ऐसा फिरदौसी से महमूद गजनवी ने वादा किया कि आप हमारे बारे में लिखिए, हम आपको 60,000 सोने के मिस्कल देंगे। अब भाई फिरदौसी ने मेहनत करी अच्छे से, उनके लिए शाहनामा पुस्तक की रचना कर डाली। महमूद गजनवी के इतिहास का सब वर्णन कर दिया अच्छे से। पुरस्कार पाने की जब बात आई तो महमूद गजनवी अपनी बात से मुकर गए और वो सोने के कहे थे। उसके बाद वो 60,000 चांदी के मिस्कल लेके पहुंच गए, यानी कि मुद्रा, सिक्के, मुहर जो होते थे उस टाइम में। तो 60,000 सोने के मिस्कल देने का वादा किया था और 60,000 चांदी के मिस्कल लेके पहुंच गए। फिर हुआ ये, अब जो फिरदौसी थे उनको ये बात बहुत खराब लगी कि बात कुछ और थी, बात कुछ और हो रही है। तो उनको बहुत नाराजगी उन्होंने जाहिर करी और 60,000 चांदी के मिस्कल लेने से मना कर दिया और गजनी का त्याग कर दिया। गजनी मतलब साम्राज्य, उसके साम्राज्य में रहते थे गजनी में, वो जगह छोड़ करके वहां से चले गए। अंत समय में जब क्या कहते हैं, महमूद गजनवी को ये बात पता चलती है तो उसको थोड़ा लगता है कि हमको क्षमा मांगनी चाहिए। तो फिरदौसी से वो क्षमा याचना करता है और अपनी की हुई भूल
का पछतावा करता है। फिर क्या होता है कि जहाँ पे फिरदौसी होते हैं उनके पास 60,000 सोने के मिस्कल भिजवाता है, 60,000 सोने के मिस्कल भिजवाता है। लेकिन जिस दिन ये 60,000 सोने के मिस्कल जाते हैं उसी दिन फिरदौसी की मृत्यु हो जाती है। उसके पहले तो उनकी लड़की होती है फिरदौसी की, वो 60,000 सोने के मिस्कल लेने से मना कर देती है। इसके बाद एक उन्होंने और रचना करी आगे फिरदौसी ने, उसमें लिखा है कि महमूद गजनवी कितना क्रूर शासक था और उसके नीच जीवन का प्रमाण दिया है, यानी कि ये बताया कि कितना नीच किस्म का शासक था, ऐसा फिरदौसी ने आगे बताया। उसके बाद हम और आप लोग देखते हैं उसरी, एक विद्वान इसके दरबार में उसरी थे, महान शिक्षक थे। महमूद गजनवी के दरबार के महान शिक्षक उसरी थे। उसरी का कहा जाता है कि महमूद गजनवी ने 3 बार इनका मुंह जो है वो मोतियों से भर दिया था। उसरी का, महमूद गजनवी ने उसरी का 3 बार मुंह मोतियों से भर दिया था। फराबी, एक फराबी इनके दरबार में विद्वान थे जो दर्शन शास्त्र के विद्वान माने जाते थे, फराबी। एक तुसी थे, तुसी खुरासानी विद्वान थे। और इनके दरबारी चित्रकार थे, उनका नाम था फारूकी। दरबारी चित्रकार थे, उनका नाम क्या था? फारूकी था। मथुरा में उन्होंने निगार खाना की स्थापना की है, भित्ति चित्र बनवाया है। दरबारी चित्रकार फारूकी थे, मथुरा में फारूकी ने निगार खाना बनवाया है। और महमूद गजनवी ने अपना छाया चित्र पहली बार बनवाया। पहले ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने अपना छाया चित्र बनवाया, दरबारी इतिहासकार फारूकी से। आप लोगों ने सैयद सलार मसूद गाजी, इनके बारे में हम लोग आगे जब भक्ति आंदोलन, सूफी संतों के बारे में, सूफी आंदोलन पढ़ेंगे तो इन तरह के, जैसे सैयद सलार मसूद गाजी या निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, इस तरह के जो सूफी संत हैं, इनके बारे में हम लोग आगे वीडियोस में बहुत अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। उन लोगों का क्रम वहीं पे रहेगा। तो सैयद सलार मसूद गाजी जो हैं, इनका मकबरा कहाँ बना है? बहराइच में बना है, मस्जिद। और दूसरी बात, महमूद गजनवी ने मस्जिद सह मदरसे का निर्माण कराया, शिक्षा के लिए इसने व्यवस्था करी और मस्जिद सह मदरसे का निर्माण कराया शिक्षा के लिए। इसी मस्जिद सह मदरसे को पूर्व का आश्चर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व का आश्चर्य। क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से कि महमूद गजनवी के द्वारा बनवाया गया वो कौन सी इमारत या वो कौन सी चीज थी जिसको पूर्व का आश्चर्य कहा जाता है, तो वह मस्जिद सह मदरसे थी। क्लियर? सबसे पहला मुस्लिम शासक जिसने भारतीय ढंग से सिक्के चलाए, यानी कि महमूद गजनवी पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारतीय ढंग से सिक्के चलाए थे। पहला मुस्लिम शासक था जिसने सिक्के चलाए। और इनके सिक्कों को कहा गया दिल्ली वाला, यानी कि दिल्ली वाला सिक्का चलाया। महमूद गजनवी ने दिल्ली वाला सिक्का चलाया जिसका वजन 56 ग्रेन का था। महमूद गजनवी ने दिल्ली वाला सिक्का चलाया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महमूद गजनवी ने दिल्ली वाला सिक्का चलाया जिसका वजन 56 ग्रेन का था। और इनके एक दरबारी विद्वान थे अलबरूनी, अलबरूनी जो इनके साथ ही आए थे। अलबरूनी इनके साथ ही आए थे। इनके बारे में, इनका बचपन का नाम या इनका मूल नाम अलबरूनी का अबू रेहान था। मूल नाम क्या था? अबू रेहान था। और अलबरूनी की उपाधि जो थी वो विद्यासागर की थी। किस मुस्लिम विद्वान की उपाधि? विद्यासागर की थी, अलबरूनी की थी। इन्होंने किताबुल हिंद की अरबी भाषा में रचना की जो कि 80 अध्याय में लिखी गई है। अलबरूनी ने किताबुल हिंद की अरबी भाषा में रचना करी जो कि 80 अध्यायों में है। अच्छा, किताबुल हिंद को क्या क्या कहा जाता है? तहकीक ए हिंद भी कहा जाता है और मिन मकाला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिन मकाला। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए मिन मकाला किसकी पुस्तक है, तो अलबरूनी की है। मिन मकाला, तहकीक ए हिंद, किताबुल हिंद, ये एक ही पुस्तक के नाम है, 80 अध्याय में लिखी गई है। क्लियर बात? ठीक है। किताबुल हिंद तो अरबी भाषा में है। मुख्य जो इसकी ये पुस्तक है किताबुल हिंद, ये अरबी भाषा में है। बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। लेकिन किताबुल हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया?
किताबुल हिंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? उनका नाम था एडवर्ड सचाऊ। इन्होंने किताबुल हिंद का 1888 में अंग्रेजी भाषा का में अनुवाद किया था। अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, एडवर्ड सचाऊ ने किया था। मेरा तथ्य ये रहता है कि मैं एक बार को 2 या 3 बार से इसलिए बोलता हूं ताकि आप लोग वीडियोज को देखें और सुनने भर से ही आपको वो चीज क्लियर हो जाए। क्लियर? इसलिए मैं एक चीज को दोहरा दोहरा के बोलता हूं ताकि जो चीज आप देख रहे हैं अच्छे से, जो चीज को आप मन लगा के देख रहे हैं वीडियोज में, उस चीज को आप ध्यान से देखिए। मेरे 2, 3, 4 बार रिपीट करने से शायद वो चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, है कि नहीं? चलिए, तो किताबुल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद एडवर्ड सचाऊ ने 1888 में किया और किताबुल हिंद का हिंदी भाषा में अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंदी भाषा में किताबुल हिंद का अनुवाद रजनीकांत शर्मा ने किया है। और अलबरूनी पहले मुस्लिम विद्वान थे जिन्होंने संस्कृत सीखा और पुराणों का अध्ययन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था? अलबरूनी था। इन्होंने संस्कृत सीखा और गीता का अध्ययन किया और पुराणों का अध्ययन किया। ये करने वाले अलबरूनी थे। और इनकी जो यही पुस्तक है तहकीक-ए-हिंद या मीन मकाला या किताबुल हिंद, इसको 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 11वीं शताब्दी का दर्पण कहा जाता है। और फिरदौसी को फारसी का होमर कहा जाता है। इतनी बात भैया क्लियर? एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास की श्रृंखला में आगे की वीडियोज में हम लोग आज महमूद गजनवी के इंपॉर्टेंट अभियान देखे कि कहाँ पे महमूद गजनवी ने कौन सा युद्ध किया, कौन से शासक को परास्त किया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था राज्यपाल जो अपना वंश छोड़ करके, अपना साम्राज्य, अपनी राजधानी छोड़ के भाग जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट था विद्याधर जो कि महमूद गजनवी से कभी पराजित नहीं होता है और अंत में महमूद गजनवी को खुद इसके लिए संधि करनी पड़ती है ताकि वह संधि करे और आगे के अभियान में अपना प्लान करे, योजना तैयार करे। फिर 1025-26 मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुजरात में प्रसिद्ध सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण करता है, उसको लूटता है। और जब उस समय का तत्कालीन शासक भीम प्रथम होता है, जब सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण करने के बाद लूट लिया जाता है तो भीम प्रथम ही सोमनाथ के मंदिर को पुनर्निर्माण या फिर से उसका निर्माण करवाते हैं। 1023 ईस्वी में महमूद गजनवी की मौत हो जाती है और महमूद गजनवी के दरबार में जो विद्वान थे अबुल फजल बैहाकी थे। बैहाकी तारीख सबूत गिन के लेखक थे, फिरदौसी शाहनामा के लेखक थे। इनके बारे में मैंने एक फैक्ट बताया आपको फिरदौसी के बारे में, कैसे कैसे इन्होंने रचनाएं करी, क्या बात थी। उशरी एक महान शिक्षक थे, इनके बारे में बताया कि इनका 3 बार मोतियों से मुंह भर दिया गया। फराबी दर्शन शास्त्र के विद्वान थे। तुशी खुरासानी विद्वान थे। सैयद सलार मसूद गाजी ये इनके दरबार में थे और बहराइच में इनका मकबरा बना है। मस्जिद से मदरसे का निर्माण महमूद गजनवी ने करवाया था। सबसे पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारतीय ढंग से सिक्के चलाए और उन सिक्कों को दिल्ली वाला कहा गया। क्लियर? इनके दरबार में अलबरूनी इनके साथ आए। वो खीवा में उनका जन्म हुआ था, 77 वर्ष ही जिए थे और इनकी मृत्यु हो गई थी। अलबरूनी के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट ये कि इन्होंने टोटल 113 कृतियों की रचना करी है। अलबरूनी ने टोटल रचनाएं 113 कृतियों की रचना करी है, जिसमें इंपॉर्टेंट तो सारी ही होती हैं उनके दृष्टिकोण से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंस हैं। और किताबुल हिंद के बारे में जैसा कि हमने सारा कुछ इंपॉर्टेंट बता दिया। किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई है, इसको तहकीक-ए-हिंद कहते हैं, इसको मीन मकाला कहते हैं। और किताबुल हिंद का जो है रजनीकांत शर्मा ने हिंदी भाषा में अनुवाद किया और अंग्रेजी भाषा में एडवर्ड सचाऊ ने अनुवाद किया तहकीक-ए-हिंद का। और इसको जो सिक्का था दिल्ली वाला, ये 56 ग्रेन का था। दैट्स क्लियर डियर स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे या हमारी मध्यकालीन भारत की श्रृंखला जो हमारी चल रही है, आप इसको देखते रहिए कंटिन्यू, और ऐसा कोई वीडियो या ऐसा कोई चैप्टर नहीं छूटने पाएगा जो आपको प्रॉब्लम आपके लिए तैयार करे। मैं बिल्कुल सीरियल से शुरुआत से पढ़ा रहा हूं मध्यकालीन इतिहास और अंत तक चलूंगा। इससे आप बेफिक्र रहिए, लगे रहिए, पढ़ते रहिए, वीडियो देखते रहिए। और हमको क्या कमियां हैं, क्या अच्छा है, और आई थिंक मेरे दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो ऐसी चीजें मैं फैक्ट ढूंढ के लाता हूं जो शायद आपने कहीं कभी कभी पढ़े हो। दैट्स ऑल। थैंक यू।